schedule of the Lok Sabha poll. We'll do it in 7 phases. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। एनडीए गठबंधन में सीटों का फॉर्मूला जल्द ही तय हो जाएगा और उसको लेकर सीएम नीतीश कुमार आज दिल्ली जाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि आज सीएम नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में नीतीश कुमार की बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात होगी। संभावना जताई जा रही है कि एनडीए सीट शेयरिंग की औपचारिक घोषणा भी दिल्ली से हो सकती है। एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी आज दिल्ली रवाना हो गए हैं। सम्राट चौधरी सीट शेयरिंग को लेकर इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर मंथन अंतिम दौर में चल रहा है। आज दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए की अहम बैठक होने जा रही है, जिस बैठक में सीएम नीतीश कुमार भी शामिल होंगे और आज वो दिल्ली जा सकते हैं। वहीं बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एनडीए में लगभग तय हो चुका है। जल्द ही इसका औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। एनडीए एकजुट है और एक साथ चुनावी मैदान में जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के सभी दलों से लगातार विमर्श चल रहा है और उस विमर्श के आधार पे जो निर्णय होने हैं, सभी दलों का सम्मान रहे, सभी को उनका अधिकार मिले और साथ में सब लोग सामंजस्य से चुनाव लड़े, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो मेरा मानना है सीटों के जो आंकड़े हैं वो निश्चित रूप से टेबल पर बैठकर उसका समाधान हो जाएगा। सीट शेयरिंग में कोई दाव पेच नहीं है। जो हम लोग का एनडीए गठबंधन है उसमें किसी तरह तकरार नहीं है। सीट शेयरिंग सब अपने अपने अनुकूल हो गए। तो वहीं इंडी अलायंस में भी सीट शेयरिंग को लेकर आज एक अहम बैठक दिल्ली में होने जा रही है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में कांग्रेस और आरजेडी के नेता शामिल होंगे, जिसमें फैसला लिया जाएगा इंडी अलायंस में कैसे सीटों का फॉर्मूला निकाला जाए। आज सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में अहम बैठक है। बैठक में आरजेडी और कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे। लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा होगी। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि आरजेडी और कांग्रेस की बैठक से पहले कांग्रेस की अपनी बैठक भी होगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश और स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष राणा केपी सिंह सीट शेयरिंग को लेकर मंथन करेंगे। कांग्रेस की बैठक के बाद आरजेडी से बात होगी। कांग्रेस और आरजेडी की बैठक में सांसद मनोज झा और संजय यादव भी शामिल हो सकते हैं। आरजेडी कांग्रेस की बैठक के बाद सीट बंटवारे पर अंतिम मोहर लगेगी। खड़गे और लालू प्रसाद सीट शेयरिंग पर अंतिम मोहर लगाएंगे। तो वहीं इस पूरे मामले पर आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि इंडिया अलायंस में कहीं कोई पेंच नहीं है। सीटों का फॉर्मूला जल्द से जल्द तय हो जाएगा और इस बार इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। और बैठक आज होने वाली है, महत्वपूर्ण बैठक। और सीट शेयरिंग पूरे भारत में इंडिया गठबंधन का आज मीटिंग है और सीट शेयरिंग लगभग तय हो जाएगा। लेकिन चुनाव कराना चाहिए, 1 माह के अंदर में सारा चुनाव करा जाना चाहिए। उससे पारदर्शिता दिखाई देता है। इससे तो लगता है लंबा 2-2.5 महीना चुनाव होगा, तो हमको लगता है कहीं ना कहीं कुछ है मामला। और देखिए, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर अब बिहार में सियासत भी काफी तेज हो चुकी है। जहां एक तरफ एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि सीटों को लेकर कोई पेंच नहीं फंसा है, तो वहीं महागठबंधन की तरफ से निशाना साधा जा रहा है और महागठबंधन का कहना है कि एनडीए के अंदर सीटों को लेकर सिर्फ उटव्वल है। बिहार में सीट बंटवारों को लेकर के महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में कहीं कोई गांठ नहीं है। सब कुछ पारदर्शिता के साथ है और महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग का फार्मूला लगभग तय है और हम एनडीए से पहले इसका ऐलान जल्द करेंगे। लेकिन एनडीए के अंदर तो घमासान है। देखिए, गठबंधन में कोई गांठ नहीं है और ये हर एक गठबंधन के साथ होता है कि सीटों पर आपसी तालमेल बनाने का प्रयास होता रहता है। हम लोग का भी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ हमारी वार्ता चल रही है
समय आने पर यह भी पता चल जाएगा कि हमको कितनी सीटें मिल रही हैं। बिहार में एनडीए में सब कुछ तय हो चुका है। सारी राजनीतिक बिसात बीत चुकी है। सीट और प्रत्याशियों की घोषणा मात्र एक औपचारिकता है। एनडीए एक मजबूत परिवार है और इस परिवार के एक मजबूत मुखिया हैं। केंद्र में भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व और बिहार में नीतीश कुमार, ये भाजपा और एनडीए परिवार के मुखिया हैं और मुखिया परिवार के हर सदस्य का ख्याल रखते हैं। अभी देखिए, पशुपति कुमार पारस जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, मुकेश साहनी जी हैं। क्या स्थिति हो गई इनकी एनडीए में? ये वहां बुरी तरह से अपमानित किए जा रहे हैं। अब अपनी अपनी मजबूरियां हैं, वहां बने हुए हैं, अलग मसला है। तो ये गठबंधन तो इस चुनाव में खत्म हो गया समझिए। हमारे गठबंधन में स्थिति अभी ठीक है और आप देखिए 1 से 2 दिनों में हम सीटों का बंटवारा भी करेंगे और 1 हफ्ते के भीतर उम्मीदवारों का ऐलान भी कर लेंगे। एनडीए में 1 हफ्ते के अंदर यह संभव नहीं है। हमारा ऐसा मानना है कि परीक्षा की तैयारी नहीं की जाती है, बल्कि परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहा जाता है। हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन हमेशा जनता के बीच रहता है। रहा सवाल सीटों के बंटवारे का, तो बहुत जल्द समन्वय के साथ सभी पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा हो जाएगा और जनता अपना आशीर्वाद हमें ही देगी। दूसरी तरफ महागठबंधन का गुनवा है, जहां इतनी नूरा कुश्ती है, सीटों का बंटवारा इतना मुश्किल है। कांग्रेस के लोग याचक के रूप में राजद और आज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से महुआ बाग स्थित अपने भूखंड पर पहुंचे, जहां वो उन्होंने कुछ देर बिताया और उसके बाद फिर वो राबड़ी आवास के लिए रवाना हो गए। जब वो वहां पहुंचे थे तो ऐसा लगा था कि मीडिया से बात करेंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने मीडिया से कोई बात नहीं की। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं महुआ बाग स्थित उनके भूखंड की, जहां लालू प्रसाद यादव गए थे। कुछ देर उन्होंने वहां पर समय बिताया और उसके बाद वापस राबड़ी देवी के आवास के लिए रवाना हो गए। और एआईएमआईएम की तरफ से गया लोकसभा सीट से उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि एआईएमआईएम पार्टी की तरफ से इस बार बिहार की कई सारी लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाने हैं। उसमें से गया लोकसभा सीट पर उन्होंने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। रंजन पासवान के नाम की घोषणा की गई है। प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद उनके समर्थकों ने माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। पार्टी के प्रभारी ने कहा कि हम लोकसभा चुनाव में पहली बार इस क्षेत्र में आए हैं। हमारा उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना और उनकी समस्याओं के लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे और गया के लोगों की जो भी समस्या है उसे हम उठाएंगे। यहाँ से हमारे उम्मीदवार रंजन पासवान जी हैं। मैं उनके चुनाव लड़ने और लड़ाने की घोषणा करता हूँ। यहाँ 1800 बूथ है, जिसमें 1300 बूथों पर हमारी बहुत मजबूत तैयारी है और तैयारी चल रही है। हम लोग बहुत मजबूती के साथ गया लोकसभा चुनाव को लड़ने और लड़ाने का काम करेंगे। और इसी बीच शुरू कर लेते हैं बड़ी खबर की। खगड़िया से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। खगड़िया में कार और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई है। बताया जा रहा है इस भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत की खबर है। 3 लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। तो खगड़िया से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां कार और ट्रैक्टर के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 7 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। भीषण हादसे में 3 लोग जख्मी हैं। हादसा पसराहा थाना के NH 31 पर हुआ है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर पर सीमेंट लदा था। सभी लोग कार पर सवार होकर बारात से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान NH 31 पर सीमेंट लदे ट्रैक्टर से कार टकरा गई, जिसके बाद कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई। कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। हादसे में 3 बच्चे समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। हादसे की खबर सुनते ही गांव में कोहराम मच गया। शादी की खुशी मातम में बदल गई। घटना के बाद सबका रो रो कर बुरा हाल है। कर कुटुंब भी है। अच्छा, कितने लोग थे इस गाड़ी पे? इस गाड़ी पर तो 10-11 लोग थे। बारात कहाँ से आ रही थी? छुट्टी मोहनपुर से आ रहा था। छुट्टी मोहनपुर गई थे, यहाँ बिठला से ही छुट्टी मोहनपुर गई। कितने लोगों की मौत हुई है इसमें? 7।
बिठला से। आपका भी परिजन है उसमें? मेरा एक लड़का है, मेरा भतीजा मेरा एक ही लड़का है। अच्छा, दोनों खत्म हो गए उसमें? दोनों खत्म हो गया। कितने लोगों की इसमें मौत हुई है? हम तो वहाँ नहीं गए, स्पॉट सुनते 7-8 गो। सब एक ही परिवार के सदस्य है? रिश्तेदार भी है, बेटा भी है उसमें। अच्छा। और अगली खबर आपको नोएडा से बता दें, जहां एल्विश यादव से पुलिस की टीम ने जब पूछताछ की तो रेप पार्टी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि एल्विश यादव ने कबूल किया है कि जो रेप पार्टी थी उसमें सांपों का जहर जो है वो लाया गया था और उसका सप्लाई भी किया जाता है। सूत्रों के मुताबिक यूट्यूबर एल्विश यादव पुलिस के सवालों का सही जवाब नहीं दे पाए। पुलिस ने एल्विश यादव को लोकेशन की सीडीआर दिखाई और उसके बाद एल्विश यादव ने पार्टी में सांप और सांपों के जहर की सप्लाई की बात कबूल की है। साथ ही एल्विश ने पूछताछ में सपेरों के संपर्क में होने की बात भी स्वीकार की है। पुलिस के मुताबिक एल्विश यादव पर एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई की गई। इसमें 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। रेव पार्टी में सांपों के जहर सप्लाई के मामले में एल्विश यादव को जेल भेज दिया गया है, लेकिन इन सब के बीच इन्वेस्टिगेशन में जोड़ी गई एनडीपीएस की 19 एक्ट काफी भारी पड़ गई है। आपको बता दें, इस एनडीपीएस एक्ट के तहत एल्विश यादव को 20 साल तक की जेल हो सकती है। जाहिर तौर पे जो इन्वेस्टिगेशन किया गया उसमें तमाम धाराएं बढ़ाई गई हैं। धारा 284, 289, 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में मुकदमा दर्ज था और अब एनडीपीएस एक्ट भी जोड़ दिया गया है। फिलहाल जो पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि पूछताछ के दौरान एल्विश ने कबूल किया है कि वो इनके टच में था, जो पूर्व में राहुल समेत 5 सपेरे गिरफ्तार हुए थे। इसके अलावा पुलिस ने पूछताछ के दौरान उसकी सीडीआर लोकेशन और साथ ही साथ जो लोकेशन है फार्म हाउस पे जहां पार्टी की गई है वो भी दिखाई गई। ऐसे में एल्विश उन सवालों में उलझा हुआ दिखाई दिया। फिलहाल इन तमाम सूत्रों को जोड़ते हुए, इन तमाम कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस ने अब एल्विश को जेल भेज दिया है। वहीं जेल के सूत्र बताते हैं कि एल्विश की रात जागते सोते बीती हुई है। इसके अलावा रात में एल्विश को जो खाना दिया गया था उसमें पूड़ी थी, उसमें सब्जी थी और साथ ही हलवा परोसा गया है। फिलहाल माना जा रहा है कि जिस तरीके से गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, एल्विश की मुश्किलें बढ़ रही हैं और जमानत पाना मुश्किल होगा। कैमरामैन संजीव के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, इंटर रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। 21 मार्च को बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट जारी कर सकता है। कल से टॉपर्स के वेरिफिकेशन का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। आज टॉपर्स को बिहार बोर्ड से कॉल जाने वाला है। वेरिफिकेशन के बाद बिहार बोर्ड रिजल्ट जारी कर देगा। तीनों संकाय का एक साथ रिजल्ट जारी होगा। टॉप 20 में शामिल स्टूडेंट का बोर्ड में वेरिफिकेशन होगा। आपको बता दें 13 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। तो बिहार बोर्ड के इंटर के रिजल्ट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 21 मार्च को इंटर का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर भी आपको पटना से बता दें, जहां सिविल कोर्ट में ट्रांसफार्मर ब्लास्ट का मामला सामने आया है और इस ब्लास्ट में बताया जा रहा है कि जो 2 वकील झुलसे थे उसमें से दूसरे वकील की भी मौत हो गई है। हरि प्रसाद गुप्ता की अस्पताल में मौत हो गई। इससे पहले एक और वकील की मौत हो चुकी है। कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल में बाकी लोगों का इलाज जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। सिविल कोर्ट में ट्रांसफर ब्लास्ट मामले में ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इलाज के दौरान दूसरे वकील की भी मौत हो गई है। हरि प्रसाद गुप्ता उनका नाम बताया जा रहा है, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इससे पहले एक और वकील की मौत हो चुकी है। कई ऐसे लोग हैं जो इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और अगली खबर आपको समस्तीपुर से बता दें। समस्तीपुर में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है आरोपी गांव का ही रहने वाला है। दिव्यांग नाबालिग के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। हाथ पैर बांधकर दुष्कर्म किया गया। विभूतिपुर थाना क्षेत्र की घटना है। खेत से घास लाने गई थी पीड़ित। दिलीप राम पर रेप का आरोप लगा है। बेहोशी की हालत में पीड़ित को खेत में छोड़ दिया था। घटना 15 मार्च की शाम की है। घटना के बाद से ही आरोपी फरार बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस की टीम कार्रवाई में जुटी हुई है। ये घास काटने गए, हम नहीं थे, घास काटने गए, बस इसको जैसे घास उठाया
इसको पटक कर करके मुँह ढक करके बंद कर। और इसी बीच रांची से आपको बड़ी खबर बता दें, आज रांची पुलिस ईडी के अधिकारियों से पूछताछ करने वाली है। SC/ST केस में कोर्ट में जो मामला दर्ज कराया गया था हेमंत सोरेन की तरफ से, उस मामले को लेकर अब ईडी के अफसर से पुलिस जो है पूछताछ करेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हेमंत सोरेन ने केस दर्ज कराया था। छवि खराब करने का आरोप लगाया गया था ईडी के अधिकारियों पर। दिल्ली आवास में ईडी ने छापेमारी की थी। आपको बता दें 27 जनवरी को ईडी ने हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर छापेमारी की थी, जहां से 36 लाख रुपए नगद बरामद किए गए थे। साथ ही 2 लग्जरी कार भी जब्त की गई थी। इसी मामले को लेकर हेमंत सोरेन ने केस दर्ज कराया था। ईडी के अधिकारियों पर छवि खराब करने का आरोप लगाया गया था। अब उसी सिलसिले में रांची पुलिस ईडी अधिकारियों से पूछताछ करने वाली है। और रांची से ही आपको एक और बड़ी खबर बता दें, आज ईडी के अधिकारी अभिषेक प्रसाद और पिंटू से पूछताछ करेंगे। ईडी के अधिकारी आज इनसे पूछताछ करने वाले हैं। पूछताछ के लिए ईडी ने समन दिया है। अवैध खनन मामले में यह समन जारी किया गया है। रांची के ईडी ऑफिस में अभिषेक प्रसाद और पिंटू से पूछताछ होगी। आपको बता दें, हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार थे अभिषेक, और अब इन्हें भी समन जारी किया गया है। पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया है। और अगली खबर आपको गिरिडीह से बता दें, गिरिडीह के सदर अस्पताल से एक मरीज के इलाज में लापरवाही की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि लापरवाही की वजह से जो मरीज के परिजन हैं उन्होंने जमकर हंगामा किया है। इलाज के दौरान लापरवाही की गई है। परिजनों का आरोप है कि महिला सुबह से लेकर रात तक प्रसव पीड़ा के दर्द से तड़प रही थी, लेकिन इसके बावजूद ना तो कोई डॉक्टर और ना ही कोई स्टाफ वहां मौजूद था। हालांकि बाद में कांग्रेस कार्यकर्ता और परिजनों के बवाल के बाद महिला का इलाज किया गया। तो गिरिडीह से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां चैताडीह सदर अस्पताल में महिला के इलाज के दौरान लापरवाही का मामला सामने आया है। एक मरीज अपने इलाज के लिए बैठी हुई थी, जिसको यहाँ के कर्मचारियों ने बताया कि 7 ग्राम ब्लड है, तो आपको 2 यूनिट ब्लड की आवश्यकता है। तो ब्लड अवेलेबल करवा दिया गया और 3 बजे से लगातार उनके परिजन आज रात 8 बजे तक अस्पताल में बैठे रहे, लेकिन ना यहाँ कोई डॉक्टर मौजूद था, ना कोई नर्स ने उनकी बात सुनी, और वो उसी तरह महिला दर्द में तड़पती रही। और इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने SBI को फटकार लगाई है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने SBI को जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे आदेश के बावजूद SBI ने अभी तक यूनिक ID नंबर क्यों नहीं डिस्क्लोज किया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब हमारा आदेश स्पष्ट है तो SBI क्यों नहीं डेटा रिलीज कर रहा है। हम चाहते हैं कि चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी का खुलासा किया जाए जो आपके पास है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि SBI के पास जो भी चुनावी बॉन्ड से संबंधित जानकारी है उसका खुलासा SBI करे। SBI का रवैया ऐसा है कि अदालत बताए कि किस किस का खुलासा करना है। और देखिए, मुंबई में कल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन रैली था और उसमें शामिल होने के लिए तेजस्वी यादव मुंबई गए थे और अब वो वापस आ चुके हैं। और बताया जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर एक अहम बैठक भी जो है वो होगी। और दिल्ली में आज आरजेडी और कांग्रेस की अहम बैठक होगी, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे। बैठक में लोकसभा सीटों को लेकर फाइनल चर्चा होगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज मुंबई से वापस पटना लौटेंगे। तेजस्वी यादव मुंबई में राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन कार्यक्रम में गए थे। पटना आने के बाद सीट शेयरिंग पर महत्वपूर्ण बातचीत होगी।
इस पर और अधिक जानकारी दे रही हैं संवाददाता विनीता मिश्रा। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव आज वापस पटना लौट रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में शामिल होने वो पटना से मुंबई गए थे, लेकिन आज शाम में वो वापस पटना आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और ऐसे में तमाम गठबंधन, तमाम पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुका है। सीट शेयरिंग पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन। महागठबंधन की तरफ से भी सीटों को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, पार्टी को मनाने की कोशिश की जा रही है और उसके मद्देनजर चर्चा ये भी है कि आज दिल्ली में राजद, कांग्रेस और इंडिया एयरलाइंस के अन्य घटक दलों की महत्वपूर्ण बैठक भी दिल्ली में हो सकती है। तेजस्वी यादव आज शाम में पटना पहुंचेंगे और ऐसे में अन्य पार्टियों के साथ बातचीत होगी। जो पार्टी नाराज है उसे मनाने की कोशिश भी की जाएगी, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सुलझाने की कोशिश की जाएगी। दूसरी तरफ एनडीए के जो घटक दल हैं, मुकेश सहनी हो या फिर पशुपति कुमार पारस, उन्हें भी इंडिया एयरलाइंस गठबंधन में लाने की जो कोशिश है, पाला बदलवाने की जो कोशिश है, उस पर भी काम किया जा रहा है। कोशिश ये है कि वो महागठबंधन की तरफ आ जाए। दूसरी तरफ महागठबंधन की जो तमाम पार्टियां हैं जिनकी सीटों की डिमांड है, किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, आने वाले 1-2 दिनों में ये साफ हो जाएगा। संभावना यह भी जताई जा रही है कि दिल्ली में जो महत्वपूर्ण बैठक होगी, तमाम पार्टियां जो इस बैठक में शामिल होगी इंडिया एयरलाइंस की, उसमें चर्चा भी होगी कि आखिर किस पार्टी को कितनी सीट लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दी जाए। हालांकि तेजस्वी यादव शाम में आज पटना आ रहे हैं और पटना आने के बाद सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को सुलझाने की कोशिश भी की जाएगी। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर मंथन अभी भी जारी है। आपको बता दें कि एनडीए में अभी तक सीटों का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है और ऐसे में संशय खासतौर पर पशुपति पारस को लेकर बरकरार है कि उन्हें कितनी सीट दी जाएगी, हाजीपुर लोकसभा की सीट को लेकर क्या फैसला होता है और पशुपति पारस आगे क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। इस पर और अधिक जानकारी दे रही हैं संवाददाता विनीता मिश्रा। एनडीए में सीट शेयरिंग के लिए अगले 2 दिन बेहद महत्वपूर्ण माने जा रही है। उम्मीद है कि अगले 2 दिनों में किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, ये सब कुछ औपचारिक रूप से साफ हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पारस गुट का क्या होगा, क्योंकि चिराग गुट की तरफ से साफ तौर पे कह दिया गया है कि वो संतुष्ट है, उन्हें जितनी सीट मिलनी थी वो साफ कर दी गई है और खबर ये भी है कि 5 सीट चिराग गुट को मिल रही है। ऐसे में पशुपति पारस का क्या होगा, पारस गुट का क्या होगा, क्योंकि पशुपति कुमार पारस ने साफ तौर पे कहा है कि अभी तक एक भी सीट बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को नहीं दी गई है। हालांकि उन्होंने घोषणा करते हुए साफ तौर पे कहा है कि हाजीपुर से वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हाजीपुर से वर्तमान सांसद पशुपति कुमार पारस हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि 3 सीटों की वो डिमांड कर रहे थे, 3 सीट पर उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ने उनके साथ न्याय नहीं किया। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे घोषणा करते हुए कह दिया है कि वो अगले 2-3 दिनों का इंतजार करेंगे। सीट शेयरिंग की जो लिस्ट सामने आएगी, अगर उसमें उनके साथ न्याय नहीं हुआ, उन्हें दरकिनार किया गया, तो वो कुछ भी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसे और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।